वो दो बात बोल रहा है, ये दो बात बोल रहा है, लेकिन कोई बिचवान आया और उसको जाके थोड़ा उकसाया, अरे आपको ये बोल दिया, आपको वो बोल दिया, आपको ये कर दिया, आपको वो कर दिया, वो इंसान से रहा नहीं गया, उधर से बारूद हो गया। तो वो क्या करता है ना कि अणु आपस में टक्कर करता है। अणु आपस में क्या करता है? टक्कर करता है। और जब अणु आपस में टकराता है ना, तो टकराने के दौरान क्रिया करता है, यानी मैच कब से स्टार्ट होने वाला है ये डिसाइड करता है कि अंतिम प्लेयर कब आता है। तो आप सभी मेरे छोटे से भाई बहनों लोगों का दिल से स्वागत है। आप लोग दोस्त चैप्टर नंबर 4 आशीष पब्लिकेशन क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव सीख रहे थे। हमने आपको भरपूर सिखाने का प्रयास किया कि कैसे एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। आप जानते हैं कि जो भी आप लोगों का क्वेश्चन बैंक होता है वो आप लोगों का प्रीवियस ईयर का एक सेट होता है, और ये जो प्रीवियस ईयर का जो सेट होता है वो हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसी के आधार पर, उसी के तहत बस केवल कुछ क्वेश्चन को घुमाया जाता है। लोग बोलते हैं कि किताब में से मैच नहीं किया, मैच किया, सब मैच किया, लेकिन घुमा के पूछा। तो आप लोग उस चीज को समझेंगे कि कितना टाइप से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, और सभी कंसेप्ट को आज क्लियर कर लेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में जाकर बैठे तो आत्मविश्वास के साथ बैठे। चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल है, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है। एक टर्म आता है सक्रियन ऊर्जा, सक्रियन अनुभार बोलते हैं या सक्रियन द्रव्यमान बोलते हैं, सक्रियन ऊर्जा बोलते हैं, समझिएगा ये क्या होता है। देखिए जैसे वास्तव में जो अभिक्रिया का वेग नियम दिया गया आपको बताना चाहेंगे ऐसे। देखिए जैसे मान लीजिए हम बोले कि ए रिएक्शन बी हुआ, ठीक। अब इस अभिक्रिया के वेग को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग बराबर ए मतलब अभिकारक का, ये बड़ा कोश मतलब मोलर सांद्रता, इसका मतलब परिवर्तन, और नीचे क्या है? समय अंतराल। ये परिवर्तन चूंकि घट रहा है इसलिए माइनस होगा, और ये उत्पाद मतलब बी के मोलर सांद्रता में परिवर्तन बटा में क्या हो गया? समय। ऐसे बोलेगे ठीक है। तो आप क्या बताना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? तो बोलेगा कि अभिक्रिया के वेग तो अभिकारक के मोलर सांद्रता पर निर्भर करना चाहिए। हाँ ये भी बात सही है। और आप ये भी हो सकता है कि कोई अभिक्रिया यदि गैसीय हो तो वहां पर मोलर सांद्रता इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसके लिए तब हम लोग आंशिक दाब इस्तेमाल करेंगे, पीए बाई में डेल टी। यानी कुल मिलाजुला के बाद की अभिक्रिया के वेग को हम लोग दो पद के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या तो मोलर सांद्रता या फिर उसका आंशिक दाब। तो जो सक्रिय हम लोगों का द्रव्यमान है वो दो बातों से मिलकर बना होता है, पहला मोलर सांद्रता यानी मोलरता, और दूसरा का जो होता है आंशिक दाब। ये दोनों का जो मिक्सअप नाम है वो दोनों को मिलाकर एक नाम रखा गया है जिसका नाम है सक्रिय द्रव्यमान। और जिसमें जितना ज्यादा सक्रिय द्रव्यमान होता है वो अभिक्रिया उतना जल्दी होती है। यानी आज के बाद आप लोग इस बात को सीख लेंगे, क्या क्रिया करने का दर किस बात पर निर्भर करता है? तो क्रिया करने का दर मोलरता आंशिक दाब पर निर्भर करता है, और ये दोनों को मिलाकर एक नाम रखा गया है जिसका नाम रखा गया है सक्रिय द्रव्यमान। तो आज के बाद इस बात को आप लोग क्लियर रखिएगा। देखिए अब 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? अब इस सवाल को जवाब लेकर, इसमें भी थोड़ा मिस्टेक हुआ है लेकिन हम लोग सुधार कर लेंगे, हालांकि बहुत सारा ज्यादातर किताब यही बोलता है। वो लोग बोलते हैं कि अभिक्रिया जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक की क्या भूमिका होता है? लोगों का कहना है कि अभिक्रिया के वेग बढ़ाता भी और घटाता है, लेकिन आप एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो उसमें क्लियर लाइनिंग के साथ लिखता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को हमेशा बढ़ाता है। लेकिन मान लीजिए कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटाए, कोई पदार्थ अभिक्रिया के वेग को घटाए, उसको उत्प्रेरक नहीं उसको निरोधक बोलते हैं। तो ये जो दो टर्म इस्तेमाल किया गया है, तो आप लोग एनसीईआरटी के अनुसार चलिएगा, और एनसीईआरटी ही इज द बेस्ट बुक फॉर ऑल ऑफ एग्जामिनेशन, यानी सबसे अच्छा कोई किताब है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बात का हम लोग मानेंगे, और यहां पर जो किताब में जो आंसर को गलती किया गया है इसको सुधार लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिक्रिया को वेग को क्या करता है? बढ़ाता है। अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ाता है। बोले कि सर ये उत्प्रेरक कैसा होता है? जैसे मान लीजिए दो जन झगड़ा कर रहे हैं, अभी केवल बोला बोली चल रहा है, वो दो बात बोल रहा है, ये दो बात बोल रहा है, लेकिन कोई बिचवान आया और उसको जाके थोड़ा उकसाया, अरे आपको ये बोल दिया, आपको वो बोल दिया, आपको ये कर दिया, आपको वो कर दिया, वो इंसान से रहा नहीं गया, उधर से बारूद हो गया, वो अधवाड़ फेंक दिया, वो ईंटा फेंक दिया। वास्तव में जो तीसरा जो पार्टी आया
तो इसमें अभिक्रिया इसमें क्या किया कि झगड़ा में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन झगड़ा को बढ़ा दिया। ठीक है ना, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे को उत्प्रेरक। अब वास्तव में उत्प्रेरक अभिक्रिया को बढ़ाता नहीं है, अब अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। जैसे हम बोल रहे कि मान लीजिए अमोनिया बनाना है, अमोनिया बनाना है N2H2, तो हम लोगों का बन रहा है अमोनिया NH3। ठीक, लेकिन वास्तव में N2 और H2 आपस में क्रिया इतना आसानी से नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, लोहे के छोटे छोटे चूर्ण बनाते हैं, Fe लोहे के चूर्ण बनाते हैं, और इस पर हम लोग दोनों को लेकर चले जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये दोनों को जल्दी जल्दी क्रिया करा देता है। इसलिए उत्प्रेरक की भूमिका हमेशा होता है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। तो आप लोग आज के बाद याद रखेंगे कि यह हमेशा अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है। सीख गए? आइए आगे का प्रश्न देख करते हैं। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या सही है? एक बात और सीखिएगा कि कभी भी आप लोगों से कोई भी कोटि बोले, अभिक्रिया के वेग नियम में ये जो भी नियम दिया जाता है ना, ऐसे जो भी ऐसे नियम दिया गया है ये सब, यानी अभिक्रिया का दर ऐसा के देकर जो भी दिया गया है ना, ये सब अभिक्रिया का वेग नियम है। तो अभिक्रिया के वेग नियम में जो अभिकारक होता है उसका मोलर सांद्रता, ए मतलब अभिकारक, बड़ा कोश मतलब मोलर सांद्रता, बी मतलब भी अभिकारक है क्योंकि तीर चिन्ह का इस तरफ है, तो मोलर सांद्रता के घात, घात कितना है 0, के घात कितना है 0, के योग, के घातों के योग, के घातों के योग जो होता है, सुनिएगा, के घातों का योग, वो हम लोगों को अभिक्रिया का कोटि कहलाता है। तो आप बताइए ना, इसका कोटि कितना होगा, 0 + 0 कितना हो जाएगा 0, इसका 1 और 0 कितना हो जाएगा 1, इसका 1 और 0 कितना होगा 1। आप बताइए, आपसे क्या पूछ रहा था, कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो जिसका योग शून्य आता है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसलिए आंसर नंबर क्या होगा ए। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्त जनरली आता है एग्जाम में, इसलिए आप इस क्वेश्चन को क्लियर रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि अभिक्रिया के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं। पहले समझिएगा कि अभिक्रिया होता क्यों है। वास्तव में जब हम लोग अभिकारक के बहुत सारा ऐसे पार्टिकल डाल दिए, अणु डाल दिए, तो वो क्या करता है ना कि अणु आपस में टक्कर करता है, अणु आपस में क्या करता है, टक्कर करता है। और जब अणु आपस में टकराता है ना, तो टकराने के दौरान क्रिया करता है। अब ऐसा नहीं कि सभी टक्कर क्रिया ही कर लेंगे, तो जो टक्कर क्रिया करता है उसको बोलते हैं प्रभावी टक्कर। और ये टक्कर जितना ज्यादा होगा, टक्कर जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया उतना ज्यादा होगा। लेकिन भैया टक्कर करने के लिए तो ऊर्जा चाहिए। अच्छा हाँ सर, यानी टकराने के लिए ऊर्जा चाहिए, उस टकराने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसी का नाम क्या होता है, सक्रियन ऊर्जा। और सक्रियन ऊर्जा जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा अभिक्रिया तेजी से होगा, वो अभिक्रिया उतना जल्दी होगा। यानी कुल मिला जुला बात की सक्रियन ऊर्जा के बारे में हम आपको बात बताएं, सक्रियन ऊर्जा क्या होता है। तो प्रभावकारी टक्कर करने के लिए, यानी अणुओं को टक्कर करने के लिए जो उसको आवश्यक ऊर्जा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियन ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्रियन ऊर्जा बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग याद रखेंगे। तो सक्रियन ऊर्जा के बारे में सीख गए, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यानी अभिक्रिया, अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में, यानी जो अभिकारक का जो अणु होता है वो उत्पाद में बदलने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियन ऊर्जा बोलते हैं। क्या बातें क्लियर हुई? हाँ। उसके बाद बोल रहा है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान समान होता है। तो हमने आपको बताया था कि देखिए किसी भी वेग स्थिरांक का आपको मात्रक निकालना है, आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है, लीटर मोल इनवर्स का पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। और आप लोग जानते हैं अभिक्रिया का वेग का मात्रक क्या होता है, चूंकि अभिक्रिया का वेग का सूत्र क्या होता है, अभिकारक, मान लीजिए ए अभिकारक है, अभिकारक के मोलर सांद्रता में परिवर्तन अब बेटा में क्या समय अंतराल। तो ये अभिकारक के मोलर सांद्रता मतलब मोलरता, मोलरता मतलब क्या, मोल लीटर इनवर्स, और नीचे कौन है, सेकेंड। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यही बात है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो अभिक्रिया का वेग तो आप जान चुके हैं कि अभिक्रिया का वेग मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। लेकिन अब आप लोगों को देखना है किस कोटि के लिए। तो यदि शून्य कोटि तो इनके जगह पर शून्य रखिए, प्रथम कोटि तो इनके जगह पर 1 रखिए। मान लिया प्रथम कोटि का निकाला है तो 1 में से 1 गया 0, ये सब खत्म हो जाएगा, केवल सेकेंड इनवर्स। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रा क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। वही शून्य कोटि के लिए बोले जाएगा तो एन के जगह पर 0 रखिए। देखिए क्या बनने वाला है, लीटर मोल इनवर्स
जीरो घटाओ -1 और क्या हो गया सेकेंड इनवर्स। तो ये -1 हो जाएगा, तो इसका भी अब घात लीटर का इनवर्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और सेकेंड इनवर्स सुधार ले आगे कर दे तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ऐसा हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो जाएगा। यानी कुल मिला जुलाकर बात हम आपको ये बताना चाहते हैं, कुल मिला जुलाकर बात हमको आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए कोई भी अभिक्रिया का जो दर होता है, कोई भी अच्छा किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान समान होता है, तो हम लोग का शून्य कोटि की अभिक्रिया। आपसे अभिक्रिया का वेग पूछे, अभिक्रिया का दर पूछे, उसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए भी सेम होता है। तो आज के बाद अपने दिमाग में, अपने होश में, अपने हवास में सब बातों को याद रखेंगे कि हम लोग का मात्रक क्या होता है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? हालांकि हमने आपको शुरू में बताया था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताए थे। कौन कौन? जैसे अमोनिया का विघटन होना, जैसे अमोनिया का यदि विघटन होता है N2 और H2 के रूप में, ये हम लोग का क्या होता है, तो ये भी हम लोग का क्या होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। HI का यदि हम लोग का विघटन होगा H2 और I2 में, ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो एस्टर का जल अपघटन यदि हम लोग बोलेंगे तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, याद रखने वाली बात है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बोलेंगे वो भी N2O5, इसका भी। यानी कुल मिलाकर बात की ये तीनों आप लोगों को एग्जांपल में याद रखना है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगा, ये आप लोगों का शून्य कोटि की अभिक्रिया है, और एक ये ऐसा है ना जो द्वितीय कोटि का अभिक्रिया है, ये द्वितीय कोटि का अभिक्रिया। जब भी आप लोग एथिल एसीटेट का यदि हम लोग NaOH से अभिक्रिया कराते हैं और सोडियम एसीटेट बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग का द्वितीय कोटि का एग्जाम्पल होता है। आप इस बात को याद रखेंगे, जहन में, दिल में, मन में, सब जगह आपको याद रखेंगे। तो आपसे पूछ रहा था कौन प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। वास्तव में अभिक्रिया यही हुआ है, लेकिन इसको हम लोग दो चरण में व्यक्त करते हैं। वास्तव में सबसे पहले ऑक्सीजन टूटकर ये हम लोग का बनता है O2 और O2, जिसको हम लोग मध्यवर्ती बोलते हैं। यानी डायरेक्टली ऐसा नहीं कि O3 से डायरेक्टली O2 बन गया ना, पहले O3 टूटकर O2 और O बना, और फिर ये तीव्र गति से टूटा, और फिर धीरे धीरे O2 और O मिलकर क्या होता है, O2 और O मिलकर क्या बन जाता है, ये बन जाता है। यानी अब आप लोगों को ये बातें आप लोगों को समझ में आएगी। तीन ही है यहां पर, तीन ही है। चलिए देखिए, तो अब आप लोगों को बात पता चलेगा कि जैसे ही ये हम लोग का टूटा, और टूटने के बाद फिर जो बना वो दोबारा ये क्या होकर जुड़कर हम लोग का O2 बनाता है। यानी O3 से O2 बनना दो चरण में होता है, पहला तीव्र होता है, दूसरा मंद। आपको यहां से सीखने लायक बात यह है, जब भी इस तरीके से आपको दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग उस पर निर्भर करता है जो अभिक्रिया धीरे होती है। जैसे हम बोले कि मान लीजिए मैच स्टार्ट होने वाला है, 11 प्लेयर क्रिकेट में होते हैं, मैच स्टार्ट होने वाला है, तो मैच कब स्टार्ट होगा, जब तक कि अंतिम प्लेयर ना आ जाए। यानी मैच कब से स्टार्ट होने वाला है ये डिसाइड करता है कि अंतिम प्लेयर कब आता है। अब वो अंतिम प्लेयर 2 घंटा बाद है तो मैच 2 घंटा बाद स्टार्ट होगा, समझे। तो यही बात है। इस आप लोगों को एग्जाम्पल से ये सीखने को मिलता है कि हम लोग का जो अभिक्रिया का जो मंद होता है, धीरे होता है, उसी पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। यानी अब आप लोग सीख गए, तो बताइए इसमें कौन सा है, ये टर्म है O3 और O। वास्तव में यहां पर होना चाहिए O3 और O, जो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक किया, आप लोग सुधार लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, यही बात है, आप लोग सुधार लेंगे और सुधार कर आगे क्वेश्चन को कर लेंगे। आइए देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से होता है, तो बताइए कैसे निरूपित किया जाता है। तो आप लोग सीखिए कि अभिक्रिया का वेग को हम लोग व्यक्त करने का तरीका क्या है। अभिक्रिया का वेग को व्यक्त करने का तरीका क्या है। अभिकारक मतलब A का मोलर सांद्रता में परिवर्तन बटा में क्या है, समय, और ये कैसा होगा, माइनस। और कौन है अभिकारक, B के मोलर सांद्रता में परिवर्तन बटा में क्या हो गया, ऐसा, माइनस। उत्पाद कौन है, C
के मोलर सांद्रता में परिवर्तन कैसा माइनस, क्या लगा। अब यहां पर माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। बोले कि सर सब जगह माइनस लगा रहे थे, इसकी जगह लगाइए, नहीं, ये दोनों अभिकारक होता है और कोई भी अभिक्रिया में अभिकारक घटता है और उत्पाद बढ़ता है। ये वाला हम लोग का क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, और ये हम लोग का क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो आप लोग ये बात को सीखे कि ठीक है ऐसा टर्म में हम लोग व्यक्त करेंगे, लेकिन जो इसके आगे जो गुना लिखा रहता है ना उसको भागा में करते हैं। जैसे ए के आगे 2 लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 1/2 करेंगे। अब इसका आगे कुछ लिखा ही नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, तो यही हम लोग का होगा। अब देखिए अभिक्रिया के वेग में कौन कौन ऐसा दिया है, तो बोलिए सर यहाँ पर त्रिभुज जैसे दे रहा है, इसमें डी दे रहा है। ये त्रिभुज मतलब होता है बड़ा परिवर्तन, वो त्रिभुज की जगह पर हम लोग डी इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है छोटा परिवर्तन। तो त्रिभुज की जगह पर डी ही इस्तेमाल किया गया है, यानी 1/2 माइनस DA/dt। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये प्लस में दिया है ये भी सही है, यानी तीनों सही है। वो डेल्टा की जगह पर क्या इस्तेमाल कर दिया गया है, डी। तो आप यहां पर डी कर सकते हैं। डी मतलब छोटा परिवर्तन और डेल्टा मतलब क्या, बड़ा परिवर्तन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। अप्रोच करें और कंसेप्ट को क्लियर रखें। निम्नलिखित में से किस, यदि समीकरण वेग इतना है सांद्रण का स्थिर रखकर बी का सांद्रण 3 गुना कर दिया जाए तो वेग कितना होगा। तो देखिए दोस्त, अब ये अभिक्रिया का वेग, तो भैया अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारक के मोलर सांद्रता ए और बी है। इसे बोल रहे ए के सांद्रण को स्थिर रखा गया और बी के सांद्रण को क्या कर दिया गया, 3 गुना, यानी यहां पर 3 से गुना कर दिए। अब बताइए कि अब इसके जगह पर 3 से गुना कर दीजिएगा आप, देखिएगा, मान लीजिए आप 3 से गुना कर दिए तो नया वाला जो वेग निकालेंगे, नया वाला जो वेग निकालेंगे के ए, और यहां पर 3 रख कर स्क्वायर करेंगे, 3 का कितना हो जाएगा 9, 9 बी स्क्वायर। 9 को आगे रखते हैं, के ए और यहां पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, पहले के तुलना में कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना।